हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6.1 से स्टार्ट करेंगे। द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट है वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें वर्क चाहिए, तो वर्क की हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, दैट इज वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट डी, या बोल सकते हो आप एफ डी कॉस थीटा। तो ऑलवेज वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, वो थीटा पर डिपेंड करेगा। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फर्स्ट केस यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि वेल से कोई आदमी है वो बकेट को ऊपर की तरफ खींच रहा है और उसके साथ रोप भी हमने वहाँ पर बांध रखी है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो फोर्स लगेगी उसने अपवर्ड फोर्स लगाई और जो बकेट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही यहाँ पर मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी 0 और cos 0 की वैल्यू होगी 1। दैट मीन्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा हो गया 1। या आप लिख सकते हो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क जो हमें मिला दैट इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वेश्चन है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। देखिए यहाँ पर वर्क हमें जो चाहिए वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, दैट इज इन डाउनवर्ड्स, और यहाँ पर हमारा जो बकेट है उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोनों के बीच में फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो जो थीटा होगा दैट विल बी 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री की वैल्यू है -1, तो ये हो गया -1। तो अब आप वर्क की फॉर्मूला लिखोगे एफ डी cos थीटा और cos 180 है तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो -1। तो ये जो वर्क मिला दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो वर्क होगा सेकेंड केस में that will be negative. In third case, work done by friction on a body sliding down an inclined plane. देखिए inclined plane है तो कोई बॉडी है वो नीचे की तरफ मोशन करेगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो ऑलवेज जो उसका मोशन होता है किसी भी बॉडी का उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर से थीटा विल बी 180 डिग्री और सेकेंड केस की तरह यहाँ पर भी वर्क जो होगा वो -FD होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए सरफेस रफ है और वहाँ पर किसी बॉडी को आप मूव कर रहे हो तो उसके लिए आप कुछ फोर्स लगाओगे, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी और वो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पर आपको जो पूछा गया अच्छे से आप समझना, यहाँ पर वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स पूछा है। अप्लाइड फोर्स मतलब उसको खींचने के लिए आप फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी 0 एंड cos 0 विल बी 1, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। एंड क्वेश्चन ई है, उसमें दे रखा है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। देखिए आपको पता है पेंडुलम जो होता है वो धीरे धीरे करके फिर वो रेस्ट पर आ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो एयर है उसकी वजह से उस पर क्या लग रही है, रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स उसको क्या कर रही है, उसके मोशन को जो है उसको अपोज कर रही है। तो ये वाला जो है सपोज बॉब है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रेजिस्ट कर रही है उसको, तो वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसका मतलब रेजिस्टिव फोर्स ऑलवेज किस डायरेक्शन में लगेगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसका मतलब फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स थीटा विल बी 180 डिग्री और जो वर्क मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर सारे आंसर आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें कुछ फिगर्स दे रखी है, तो फर्स्ट मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि सारी फिगर यहाँ पर बना देती हूँ, फिर हम उसको अच्छे से समझेंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 6.3 है, 6.2 इसके बाद में ले रही हूँ। 6.3 यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, गिवन इन फिगर आर एग्जाम्पल ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन
द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए यहाँ पर क्रॉस करके टोटल एनर्जी हमें दे रखी है और बोला है इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स इफ एनी in which the particle cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical contents for which these potential energy shapes are relevant. देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें दैट विल बी E माइनस वी। और आपको ऑलवेज पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं पर भी ग्राफ में नेगेटिव मिल रही है उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ वही रीजन यहाँ पर फाइंड करने हैं कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो रही है। वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसकी फॉर्मूला सोचो आप 1/2 mv², मास है वो नेगेटिव नहीं हो सकता और v का हमने स्क्वायर किया है तो कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए हमें यहाँ पर वही रीजन फाइंड करने हैं कि कहाँ, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की ये वाली फॉर्मूला बन गई। अब फॉर्मूला के हिसाब से ही आप सोच सकते हो कि जब जो v है v ग्रेटर देन E होगा देन वी कैन से k विल बी नेगेटिव। तो जिस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से अगर ज़्यादा है ऐसा आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये टर्म बड़ी हो गई तो टोटल आपका आंसर वो नेगेटिव आएगा और ये वाला कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अभी आप सोचो यहाँ पर कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमें जो फिगर दे रखी है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाली है वो टोटल एनर्जी है ये वाली लाइन और यहाँ पर V0 दे रखा है। तो यहाँ से सोचिए आप ये पूरा रीजन सोचिए कि 0 से लेके A तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से आप दे सकते हैं A से ये वाले पॉइंट से देखो आप वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी इतनी है वो कितनी है V0 जितनी और V0 कैसा है यहाँ पर ग्रेटर देन E। तो V जो है वो ग्रेटर देन E है। इसका मतलब ये पूरे रीजन में मतलब इन द रीजन X ग्रेटर देन A की अगर हम बात करते हैं A से बड़ा रीजन ये सारे रीजन में के नेगेटिव है और वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमारा जो सिंपल क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा गया है हमें कि पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करेगा और कहाँ नहीं करेगा, यही चीज़ हमें बतानी थी। तो इसकी हेल्प से आप सोच सकते हो। अब सेम चीज़ यहाँ सेकंड जो ग्राफ दे रखा है उसमें भी सोचो कि यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो इतनी है। तो ये पूरी जो ग्राफ है हमारी उसमें पोटेंशियल एनर्जी सभी रीजन में आप देख सकते हो कि कैसी है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन E ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। यहाँ सभी जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज़्यादा ही है, इसीलिए पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो अच्छे से कि यहाँ पर जो इतना जो रीजन है देखो आप ये वाला कहाँ पर यहाँ तक जो ये वाला जो रीजन है मतलब x लेस देन a बोल सकते हो आप, x लेस देन a से छोटा वाला, ठीक है, और ग्रेटर देन b, x ग्रेटर देन b मतलब b से ज़्यादा। तो ये रीजन में E से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, ये E की जो लाइन बनेगी ये वाली बनेगी और उससे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन A और B के बीच का जो रीजन है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से कैसी है, कम है। इसका मतलब ये हुआ एक A और B के बीच में जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी के रीजन में x लेस देन A और x ग्रेटर देन B ये वाला जो रीजन है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए कोई पार्टिकल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन की अगर बात करें सेम वे ही हमें सोचना है। देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी वाली लाइन ये वाली है, तो आप देखो वहाँ से इससे ऊपर वाला मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन सोच सकते हो आप। तो उसमें मतलब बीच आप बोल सकते हो -b/2 और -a/2 के बीच का पोर्शन। तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा लग रही है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, है ना। वो पोर्शन में क्या हुआ, ये वाला ग्रुप रीजन जो है
उसमें पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। ऐसे ही इस तरफ भी देख सकते हो आप, बिटवीन a/2 एंड b/2, वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है। इसलिए ये दोनों ही रीजन में आप बोल सकते हो कि कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन बाकी के पोर्शन में यहाँ पर जो है टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसलिए बाकी के रीजन में जो पार्टिकल है वो होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो ये हमारा आंसर जो है उसको आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने बीच में 6.2 छोड़ दिया है, तो 6.2 की बात करते हैं। मैंने पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया। देखिए 6.2 क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction that is 0.1. Compute the first work done by the applied force in 10 second. Work done by friction in 10 second. Question C, work done by the net force on the body in 10 second. And last, change in kinetic energy of the body in 10 second and interpret your results. यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है? फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर मास दैट इज 2 किलोग्राम। सेकेंड चीज़ यहाँ पर आपको बोल रखा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आपने लगाया, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज 7 न्यूटन। फिर जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है दैट इज 0.1 दे रखा है। ओके, इतनी चीज दे रखी है। अब पहली चीज सोचिए आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स आप लिख सकते हो म्यू एन और N इक्वल्स आप लिख सकते हो mg। तो आपके पास म्यू की वैल्यू भी है दैट इज 0.1, मास है दैट इज 2 और g की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं गया है। ओके, इसलिए g की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, इसलिए आप यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है उसको ले सकते हो। आंसर मिलेगा 1.96 न्यूटन। ठीक है, तो इतना मिल गया। अब नेट फोर्स फाइंड करते हैं। देयरफॉर नेट फोर्स F डैश इक्वल्स, आपको पता है यहाँ पर हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सो नेट फोर्स विल बी F माइनस F। तो आपका आंसर आएगा 7 माइनस 1.96 करो आप, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा दैट विल बी 5.04 न्यूटन। तो ये जो है वो नेट फोर्स मिल गई। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स दैट इज 5.04 है और उसको आप किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाय 2। तो योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 2.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। अब मुझे फर्स्ट आंसर जो फाइंड करना है वो हमें ऐसा पूछा गया है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। देखिए, तो 10 सेकेंड में मुझे ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है तो उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि कितना वर्क होगा। वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। V0 दैट इज 0, जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2.56 और उसको t स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1.28 इंटू 100, मतलब 128 ही लिख सकते हैं, 128 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स दैट विल बी W1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 120 डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स लग रही है 7 न्यूटन। तो आपको जो वर्क है वो पहले मिल जाएगा। कितना आंसर मिल रहा है कैलकुलेट करिए आप। 128 मल्टीप्लाई बाय 7, 126 होगा, सॉरी 882 जूल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है 1.96 और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 126 इन 10 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन दैट इज W2 इक्वल्स क्या हो जाएगी आपकी फॉर्मूला?
एफ डी कॉस थीटा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपका आंसर माइनस आएगा। कॉस 180 माइनस है, फोर्स थी 1.96 और डिस्प्लेसमेंट था 126। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो कितना वर्क है वो भी मिल जाएगा। करो आप मल्टीप्लाई, आपका आंसर कितना मिलेगा 246.96, 246.96, और उसको ही अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हो 247 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड। सेम टाइम दे रखा है, इसलिए डायरेक्टली इसी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स करोगे तो नेट फोर्स यहाँ पर लेना है, दैट इज 5.04। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो थीटा 0 है, इसीलिए यहाँ पर थीटा मैंने नहीं लिखा है ये दोनों ही केस में, लेकिन यहाँ पर थीटा 180 डिग्री बन रहा था क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर थीटा की लिखने की ज़रूरत है। यहाँ इन दोनों कंडीशन में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो W3 इक्वल्स आपका फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश इंटू डी, एफ डैश दैट इज 5.04 और डिस्प्लेसमेंट दैट इज 126। तो ये भी आपको वर्क यहाँ से W3 मिल जाएगा। देखिए कितना आंसर मिल रहा है, मुझे जो आंसर मिला है दैट इज 635 जूल, 635 जूल। और लास्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 10 सेकेंड, दैट इज डेल्टा के। और डेल्टा के कितना होगा, तो आपको पता है डेल्टा के जो हमने जितना वर्क किया है उतना ही डेल्टा के मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू W3, है ना, मतलब 635 जूल। इसका मतलब वर्क एनर्जी थियरम में जो हमने प्रूव किया था वही सेम चीज़ यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय नेट फोर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 हमने ऑलरेडी कर लिया है, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन for a particle executing linear simple harmonic motion is given by V of x equals kx square by 2, where k is the force constant of oscillator. For k equals 0.5 Newton per meter, the graph V of x versus x is shown in figure. Show that a particle of total energy 1 joule moving under this potential must turn back when it reaches x equals plus or minus 2. देखिए ये हमें v और अगेंस्ट x का ग्राफ दे रखा है, हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, अगर इसकी टोटल एनर्जी जो है वो 1 जूल है, टोटल एनर्जी दैट इज गिवन एज 1 जूल, तो ये वाला जो होगा पेंडुलम वो क्या करेगा, यहाँ से पार्टिकल जो होगा वो x इक्वल्स टू मैक्सिमम +2 पर जाएगा और इस तरफ -2 पर जाएगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/2 kx²। अब देखिए जब वो पार्टिकल x मैक्सिमम पर रीच करेगा, मतलब यहाँ पर वो पहुँचा, फिर वो क्या करने वाला है, वो वापस जाने वाला है। इसका मतलब वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कैसी पोजीशन पर आ जाएगा, रेस्ट पर। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, 0। ये पॉइंट पर एट x इक्वल x मैक्सिमम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी, फिर वो वापस आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि v इक्वल 0 है, तो हमारी जो एनर्जी है वो ये वाली तो टर्म 0 ही हो गई, और k जो है वो हमें दे रखा है एनर्जी दैट इज गिवन 1, k की वैल्यू 0.5 है, तो हमें x जो है वो यहाँ से मिल सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2/0.5। तो आपका आंसर मिल गया 4, तो xm विल बी +or-2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है यहाँ से, मतलब x +2 और इस तरफ -2 के बीच में ही वो ऑसिलेट करेगा। ओके, तो
आपको यही पॉइंट यहाँ पर सोचना है कि जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचता है तो वो स्टेडी होता है, रेस्ट पर आता है, फिर वो वापस जाएगा। इसीलिए ये सेम दोनों ही कंडीशन में सेम ही चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। Answer the following. First question, the casing of a rocket in flight burns up due to friction. At whose expense is the heat energy required for burning obtained? The rocket or the atmosphere? देखिए यहाँ पर उसको हीट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है? आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो रॉकेट है वो जब फ्लाई कर रहा है तब उसका जो पूरा जो उसका जो बाहर का जो बॉडी होता है वो बर्न होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए तो यहाँ पर जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर वो बर्न हुआ, वो हीट एनर्जी कहाँ से आई? तो आपको पता है कि यहाँ पर जब कोई रॉकेट है वो रॉकेट यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। तो वो जब उड़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर वर्क हो रहा है और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज आ गया और जो उसने काइनेटिक एनर्जी जितनी लॉस की है वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपको? हीट एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो रॉकेट होगा उसको बर्न करने के लिए कहाँ से हीट एनर्जी कहाँ से मिली? एटमॉस्फेयर से नहीं, लेकिन रॉकेट ने बाय इटसेल्फ आप बोल सकते हो उसकी वजह से ही उसको एनर्जी मिल रही है। रीज़न यही है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और उसकी वजह से क्या हुआ? तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने लॉस की है वो एनर्जी जो होगी वो हीट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से उसने एनर्जी लॉस की है। अब सेकेंड क्वेश्चन, कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट आपको पता है वो क्लोज पाथ हो गया, यहाँ से घूमकर ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बोला है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कॉमेट ड्यू टू द सन इज नॉट नॉर्मल टू द कॉमेट्स velocity in general, yet the work done by the gravitational force over every complete orbit of the comet is zero. Why? देखिए अगर सर्कुलर मोशन होता तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है और वेलोसिटी आपको पता है ये चीज़ भी, और जो फोर्स लगेगी फोर्स जो होगी इस डायरेक्शन में होगी और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों ही परपेंडिकुलर होते। तो उस कंडीशन में आप बोल सकते थे कि नेट जो वर्क होगा दैट विल बी ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर कॉमेट जो है उसकी जो पाथ है वो तो इलिप्टिकल है, मतलब कि यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ नॉर्मल नहीं है, दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो वर्क होगा वो ज़ीरो कैसे होगा? तो फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है और आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जब होता है तो उसमें किसी भी क्लोज्ड पाथ पर जब आप मोशन करते हैं तब आपको पता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लोज पाथ पर जब आप वर्क जो है उसको फाइंड करोगे तो दैट विल बी ऑलवेज ज़ीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से आप यहाँ पर आंसर इसका भी ज़ीरो मिलेगा, आप बोल सकते हो। अब क्वेश्चन सी है, an artificial satellite orbiting the sun in very thin atmosphere loses its energy gradually due to dissipation against atmospheric resistance, however small. Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to Earth? देखिए वो जो है अर्थ से अगर कोई सैटेलाइट दूर है, ठीक है, फिर वो अर्थ के नज़दीक आ रहा है, नज़दीक जो अब आ रहा है तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है अर्थ से उसका डिस्टेंस जो होगा वो धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता जाएगा, उसका मतलब ये हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और आपको पता है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज उसका क्या होता है? कंजर्वेशन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, तो ही दोनों का जो टोटल होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 mv², तो उसकी स्पीड जो है v वो भी ज़्यादा हो जाएगी।
इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर द मैन वॉक्स 2 मीटर कैरिंग अ मास ऑफ 15 किलोग्राम ऑन हिज हैंड्स इन फिगर, and in figure 2 he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kilogram hangs at its other end. In which case the work done greater? देखिए यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन ऐसी है कि एक ने ब्लॉक ऐसे पकड़ के रखा है और वो इस डायरेक्शन में मोशन में है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक मैंने अगर ऐसे पकड़ के रखा है तो उस पर डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है, और इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90। तो हमारे पास जो वर्क की फॉर्मूला है दैट इज W = FD cos थीटा, और अगर थीटा 90 है और cos 90 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस में जो वर्क है दैट विल बी 0। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, तो सेकेंड केस में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर he walks the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and a mass of 15 kilogram hangs at its other end. देखिए एक पुली है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर उसको लटकाया हुआ है जो मास है 15 किलोग्राम उसको। तो आप सोच सकते हैं जब कोई आदमी उसको ऐसे खींचेगा तो ये जो है हमारा जो रोप है उसमें टेंशन लगेगी, फोर्स क्या, कौन सी फोर्स लगेगी, दैट विल बी टेंशन, और टेंशन फोर्स लगेगी और यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका भी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन अगर हम फाइंड करेंगे तो थीटा कितना होगा, थीटा विल बी 0 और cos 0 की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी, फोर्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हो mg, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आपको दे रखा है, मास यहाँ पर कितना है दैट इज 15, जी जो है उसको आप 9.8 ले लो या फिर 10 भी ले सकते हो, और डिस्टेंस जो है उसने कितना कवर किया है 2। ये दो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो है आंसर जूल में मिल जाएगा, और ऑब्वियसली 0 से तो वो आंसर बड़ा ही आएगा। तो सेकंड केस में वर्क ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किया है, क्वेश्चन 6 से नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।